कभी कभी काली शक्तियां कैसे अच्छे खासे आदमी की जिंदगी को दहला कर रख देती हैं, इसका मुझे कभी पता नहीं था। जब तक मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने दोस्त वेंकटेश की ये दर्दनाक कहानी नहीं सुनाई थी। इसे जानने के बाद कई रातों तक मैं सो नहीं पाया। ये बात कि जिन हमारे आसपास ही कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में घूमते रहते हैं और हमारे ना चाहते हुए भी हमारी जिंदगी को कैसे अपने नापाक मंसूबों से कंट्रोल करते हैं, ये मुझे उसकी कहानी सुनने के बाद ही समझ आया। उसके अपने शब्दों में वेंकटेश ने मुझे अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई, जो मैं आपको सुना रहा हूं। दोस्तों, मेरा नाम वेंकटेश है और मैं तब औरंगाबाद में रहता था। मेरा खुद का घर तमिलनाडु में था, पर नौकरी के सिलसिले में मुझे यहाँ आकर किराए पर फ्लैट लेकर रहना पड़ा था। मैंने कुछ 2 साल पहले ही एमईटी से एमबीए पास किया था और यहाँ की एक एमएनसी में नौकरी पर लगा था। मैं एक साइंटिफिक विचारों का व्यक्ति था और भूत प्रेत जिन्नों में बिल्कुल नहीं मानता था। पर पिछले कुछ 1 साल से मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें हो रही थीं कि मेरा भरोसा हर चीज से उठ गया था। इस मुसीबत को झेलना इतना आसान नहीं था, खासकर जब मैं इन बातों में बिल्कुल मानता ही नहीं था। नौकरी लगने के बाद घर वालों ने सोचा कि अब इसकी शादी कर दी जाए, तो नौकरी के ठीक 1 साल बाद मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी गई थी। कुछ 1 साल पहले ही मेरी शादी तमिलनाडु से ही मेरी माँ के गांव के जान पहचान के एक परिवार में अच्छी लड़की देखकर तय कर दी गई थी। माँ को लड़की पसंद थी, तो मैंने भी ज्यादा ना नुकुर नहीं की और शादी के लिए मान गया था। सारी बात पक्की हो गई थी और घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। पर वहां से शादी पक्की करके लौटने के कुछ ही दिन बाद एक शाम ऑफिस से घर लौटते हुए बस में मुझे एक लड़की मिली, जो मेरे ऑफिस के पास ही किसी और कंपनी में काम करती थी। उसका नाम नित्या था। अक्सर हम लोग शाम को घर जाने के लिए एक ही बस लिया करते थे। धीरे धीरे मेरे और उसके ऑफिस से निकलने का समय बिल्कुल फिक्स सा हो गया था। रोज एक ही बस में सफर के दौरान मिलने के कारण थोड़े ही दिनों में हमारी पहचान गहरी होती चली गई। दरअसल इसके साथ साथ एक और बात थी कि नित्या बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर कि मैं हैरान था कि इतनी सुंदर लड़की मुझ जैसे आम लड़के को देखना तो दूर, मुझसे बात तक कैसे कर सकती है। पर उस लड़की ने मुझसे अपनी सुंदरता का कभी गुमान नहीं किया था और इसीलिए मुझे वो और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। ऑफिस से लौटते समय उसका घर मेरे घर के आगे पड़ता था, तो पहले बस से मैं ही उतरा करता था। उससे मेरी जान पहचान नई थी, तो उसे खोट देने के डर से अभी मैंने अपनी शादी फिक्स होने का कोई जिक्र नहीं किया था। उसकी तरफ पूरी तरह आकर्षित होने के बाद भी मैं उससे कुछ भी ठीक से कह नहीं पाता था। उसके मेरी लाइफ में आने के बाद से मेरे ऑफिस में मेरी अलग ही पहचान बनने लगी थी। मेरे बॉस ने मुझे आने वाले अप्रेजल्स में प्रमोट करने का फैसला कर लिया था। मैं बहुत खुश था कि लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, पर नित्या को मैं अपनी मंगेतर के बारे में बता देना चाहता था। रोज रात घंटों घंटों हम फोन पर बातें किया करते और अब तो हमारे दिल की शायद ही कोई बात हो जो एक दूसरे से छुपी हो, सिर्फ मेरी एंगेजमेंट की बात को छोड़कर। पर अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं उसके साथ बेईमानी कर रहा हूं और अब मुझे इसके बारे में बता देना चाहिए। जिस दिन मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी मेरे एंगेजमेंट के इनविटेशन कार्ड्स प्रिंट होकर आ गए। माँ ने मुझे कार्ड व्हाट्सएप कर दिया था और बाकी कुछ 20 कार्ड्स का एक सेट मेरे फ्रेंड्स और ऑफिस के कलीग्स को इनवाइट करने के लिए मुझे कुरियर कर दिया था।
मैं वो कार्ड्स लेकर ऑफिस तो आ गया था, पर मैंने किसी को भी वो कार्ड्स ना तो दिखाए और ना ही दिए। उन्हें अपने ऑफिस की टेबल की ड्रॉर में रख ऑफिस में दिन बिताने के बाद मैं वापस घर के लिए निकल पड़ा था। मैं रह रहकर यही सोच रहा था कि आज शाम उसे सब कुछ बता दूंगा, पर उस शाम नित्या बस में नहीं आई थी। मैं उसे लगातार फोन और मैसेज करता रहा, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। उसका फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था, और ये बात सिर्फ एक शाम की ही नहीं, बल्कि कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ऐसे में मेरी हालत काफी खराब हो गई थी। मुझे उसका घर तो नहीं पता था, पर फिर भी रोज मैं अपने बस स्टैंड के आगे जाकर उसका घर ढूंढता। बस के कंडक्टर और ड्राइवर दोनों से पूछा कि वो मैडम कहाँ उतरती हैं, पर कोई फायदा नहीं। या तो उन्हें कुछ मालूम नहीं था, या वो बताना नहीं चाहते थे। मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगा और पागलों की तरह दिन रात उसका फोन ट्राई करता रहा, पर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यहां तक कि मैं रात में बार बार उसका फोन ट्राई करता रहा, पर उसकी ओर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मुझे अच्छे से याद है, इसके कोई एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। दिन रात लगातार जागने की वजह से इसी दौरान मुझे तेज बुखार आया था। बुखार इतना बढ़ गया था कि मुझे ऑफिस से भी छुट्टी लेनी पड़ी थी। मैं काफी बीमार हो गया था, इतना बीमार कि मेरी माँ को वहां से यहाँ मेरे घर मेरी देखभाल करने के लिए मेरे पास रहने आना पड़ा था। पर हैरानी की बात यह थी कि जिस दोपहर माँ मेरे पास पहुंची थी, उसी शाम को किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया, और ये कोई और नहीं बल्कि नित्या ही थी। नित्या भी जाने कैसे अचानक ही मेरे घर के दरवाजे तक पहुंच गई थी। उसने दरवाजा नॉक किया और मां के खोलने पर वो सीधा दनाते हुए घर के अंदर चली आई थी, ऐसे जैसे घर का पूरा नक्शा जानती हो। मां ने हम सब के लिए चाय बनाई और बातों बातों में नित्या को मेरी सगाई के बारे में बता दिया। बस एक यही बात थी जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रहा था। मुझे मां पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों मां ने नित्या के सामने सब कुछ कह दिया। ये सब बात तो मैं सही मौका देखकर नित्या को खुद ही बताना चाहता था, पर फिर भी सिचुएशन को संभालने के लिए मैंने नित्या से कहा कि मैं यही बताने के लिए हफ्ते भर से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। सब कुछ इतनी अचानक हो गया कि मां इस पर बोली, अचानक कहां वेंकट, सब तुम्हारी राजी से ही तो हुआ है। देखो देखो नित्या, इसकी पसंद से ही तो हमने कार्ड छपवाए हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उन दोनों से ही मुझे बारी बारी से अकेले में बात करनी थी, उन्हें समझाना था, अपने हिस्से की बात बांटनी थी। पर सब कुछ इतनी अचानक हो जाएगा मैं नहीं जानता था। पर इस सब पर भी नित्या के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो बड़े आराम से बोली, वो मैं एक हफ्ते के लिए एक दोस्त की शादी में चली गई थी और गलती से मेरा फोन घर पर ही छूट गया था, इसलिए ना तो मैं फोन पर जवाब दे पाई और ना ही तुम तक ये मैसेज पहुंचा पाई कि मैं कुछ दिन नहीं आऊंगी। शायद दोपहर से तुम्हारा फोन भी ऑफ है, तो तुम्हारे ऑफिस के एक कॉलीग से एड्रेस लेकर मैं यहां आई हूं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अजीब बात थी कि नित्या के इतना कहने भर की देर थी कि तभी मां का फोन बजा, और खबर अच्छी नहीं थी। मेरी मंगेतर अचानक सीढ़ियों से गिर गई थी और अब कोमा में थी। डॉक्टर्स का कहना था कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। खबर सुनते ही मां अपना माथा पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। नित्या ने उन्हें और मुझे दोनों को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा, पर इतने में नित्या का फोन बजा और वो हमसे विदा लेकर चली गई। उसके जाने के कुछ पलों बाद ही हमारे बाहर के कमरे से ऐसी बू आ रही थी जैसे कि कुछ जल रहा हो। मैंने और मां ने बाहर आकर देखा
तो जाने कैसे मेरी एंगेजमेंट के एक दो कार्ड जो मेरी माँ अपने साथ लाई थी वो अपने आप चलने शुरू हो गए थे। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ देर बाद ऑफिस से फोन आया कि ड्रॉर में जो भी कार्ड्स मैं रख कर आया था वो खुद ब खुद जलकर राख हो चुके थे। पर यह हो कैसे सकता था? बंद ड्रॉर में तो ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं जाती कि आग लग जाए, और ड्रॉर की चाबी तो मेरे पास ही थी। फिर ये कैसे संभव था? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। शाम ढलते ढलते माहौल बिल्कुल बदल चुका था। माँ सख्ते में थी, पर फिर भी खुद को संभाल कर मुझसे बोली, वेंकी बेटा सुन, मुझे तो लगता है ये सब भगवान का इशारा है। देख, वहां सारे इंतजाम हो जाने के बाद उस लड़की का इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया है, और यहाँ अपने आप तेरे एंगेजमेंट के सारे इनविटेशन खुद ही जलकर राख हो गए। तू एक बात सच सच बता, क्या तुझे नित्या पसंद है? मुझे तो बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव लगी। मौका तो ठीक नहीं है, पर अगर तेरा मन करता है तो मैं नित्या से तेरी शादी की बात चलाऊं। एक और तो मैं बहुत खुश हुआ, पर साथ ही बहुत दुखी भी कि मैं अपनी मंगेतर को इस हाल में कैसे छोड़ सकता हूं। मैंने मां को तब तो कोई जवाब नहीं दिया, पर अगले कोई एक दो दिन तक मैं लगातार इसी बारे में सोचता रहा। पर एक दो दिन बाद एक और बुरी खबर आई। मेरी मंगेतर अब इस दुनिया में नहीं थी। माँ और मुझे खबर सुनते ही वापस उसके घर के लिए निकलना पड़ा। वहां पहुंचकर भी मेरा मन काफी भारी हो चला था, पर मुझे एक बात कंफर्म थी कि अब मैं खुलकर माँ से नित्या के बारे में बात कर सकता हूँ, और चाहे तो नित्या से एक बार कंफर्म करके शादी की बात भी फिक्स की जा सकती है। खैर, कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन के बाद चीजें लगातार अपने आप होती चली गई। माँ और नित्या की फोन पर बात हुई, और कहना नहीं होगा कि नित्या ने एक ही झटके में हाँ कह दी। शादी प्लान हुई और कार्ड छपवा दिए गए। सबकी सहमति के बाद हमारी शादी हुई। पर एक अजीब बात और हुई कि नित्या के घर वालों में से कोई भी शादी में नहीं पहुंच पाया। उसके घर वाले वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे, पर उसी दौरान एक भयंकर तूफान आ जाने की वजह से वो वहीं फंस गए। पर उन्होंने शादी न रोकने की सलाह दी और हमारी शादी हो गई। मैं बहुत खुश था, पर मेरी वो खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। हनीमून से लौटते ही कुछ ऐसी चीजें पेश आने लगीं जिनका कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं होता था। जैसे मैंने कई बार देखा कि लाइट चले जाने के बावजूद नित्या अपना काम करती रहती थी। अंधेरा हो जाने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मेरे ऑफिस में कब कहाँ कैसा चल रहा है उसे सब मालूम हो जाता था। इतना ही नहीं, अगर मैंने उसे बता दिया कि मुझे ऑफिस में किसी से परेशानी हो रही है तो उस व्यक्ति के साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वो शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल जब से मेरी शादी हुई, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मेरी वही नौकरी जिसमें मेरे बॉस मुझसे काफी खुश रहा करते थे, अचानक ही काफी उखड़े से रहने लगे थे। मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया था, और मेरी जगह एक नए आए लड़के ने ले ली थी। अब वो अपनी सारी बातें उसी से शेयर किया करते थे जो वो पहले कभी मुझसे किया करते थे। वैसे तो शादी के बाद खर्चे सभी के लिए बढ़ जाते हैं, पर मेरे यहाँ अजीब सी बात थी कि बिना कोई ऊल जलूल खर्चा किए भी मेरी सेविंग्स बिल्कुल जीरो हो जाती थी। अब महीने के एंड में मेरा बैंक अकाउंट एकदम खाली हो जाता था, बल्कि कई कई बार तो दोस्तों से पैसे उधार लेने की नौबत भी आ जाती थी। इस बारे में बार बार अपनी बीवी से बात करने के बाद भी समझ नहीं आता था कि आखिर पैसे जा कहाँ रहे हैं। इसके साथ ही शादी के कुछ दिन बाद ही मकान मालिक ने भी
किराया बढ़ा दिया था। वो बोला कि अब तुम एक नहीं 2 लोग हो तो किराया भी ज़्यादा ही देना होगा, नहीं तो फ्लैट खाली कर सकते हो। खैर, मैं अपनी सारी परेशानियां नित्या से नहीं कहता था। आखिर अभी अभी ही तो वो मेरी जिंदगी में आई थी। उस पर मैं घर खर्च और बाकी सब चीज़ों का बोझ कैसे डाल सकता था। और दूसरा, मैं ये नहीं चाहता था कि किसी के बारे में बुरा बोलकर उसके साथ भी कुछ बुरा ही हो जाए, क्योंकि अब तक जिस किसी की भी कोई गलत बात नित्या को मालूम हुई थी, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ था। नित्या ने अपनी नौकरी शादी के बाद छोड़ दी थी। फिर भी वो मुझसे ज्यादा पैसे तो नहीं मांगती थी, पर जितना भी मांगती थी मुझे उसे देना पड़ता था। कुछ ही समय में नित्या प्रेग्नेंट हो गई। एक शाम की बात है, मुझे याद है, शायद हमारा झगड़ा इन्वर्टर को लेकर हुआ था। मेरे कई बार इलेक्ट्रिशियन को भेजने के बाद भी नित्या ने इन्वर्टर ठीक करवाने से मना कर दिया था। मैं धीरे धीरे नोट करने लगा कि बिजली के लगभग सारे उपकरण उसके आसपास आते ही या तो काम करना बंद कर देते थे या खराब हो जाते थे, और उसके दूर जाते ही फिर ठीक से काम करने लगते थे। यही हाल टीवी के रिमोट का भी था। घर की ट्यूब का लगातार फिक्र करते रहना, रिमोट या मिक्सी का खराब हो जाना। बल्कि मैंने नोट किया कि उसको अंधेरे में रहना ही पसंद था। बात तब की है जब नित्या की प्रेगनेंसी का शायद दूसरा महीना ही चल रहा था। लगभग हर रोज हमारी लोकेलिटी में पावर कट्स होने लगे थे, और अब मेरे पास अभी नया इन्वर्टर लेने के लिए पैसे नहीं थे। गर्मियों के दिन थे। एक शाम मैं थका हारा ऑफिस से घर पहुंचा, और तभी मेरे घर पहुंचते ही बदकिस्मती से हमारे घर की लाइट चली गई। प्रेगनेंसी के बाद से नित्या को काफी गर्मी लगने लगी थी, पर फिर भी वो बिना लाइट के कंफर्टेबल रहती थी। पर मैं गर्मी बिल्कुल झेल नहीं पाता था, और न ही चाहता था कि वो भी ऐसे गर्मी झेले। तो इसीलिए इन्वर्टर की बात को लेकर हमारा काफी बड़ा झगड़ा हुआ, और बात इतनी बढ़ गई कि उस शाम मुझसे वो गलती हो गई जो मुझे कभी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि किसी को भी कभी नहीं करनी चाहिए। गुस्से में मेरा हाथ नित्या पर उठ गया। इसके बाद तो जैसे मेरी जिंदगी पूरी तरह ही बदल गई। थप्पड़ लगते ही नित्या का चेहरा एकदम लाल हो चला था। उसके चेहरे पर मेरे हाथ के निशान उभर आए थे, जबकि मैंने इतनी भी तेज नहीं मारा था। वो गुस्साई आंखों से लगातार मुझे घूरती हुई दूसरे कमरे में चली गई। अंधेरा पड़ गया था, तो मैंने पहले माचिस और कैंडल ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे वो कहीं नहीं मिले। अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर भी जब मैंने ढूंढा, तब भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं मोमबत्ती और माचिस लेने के लिए बाहर परचून की दुकान पर गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैं काफी देर दरवाजा खटखटाता रहा, पर अंदर से नित्या ने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरा घिर चुका था। घर के बाहर वेट करते करते मुझे गुस्सा भी आ रहा था और अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा था। यहां मेरे मन की तरह ही मौसम भी काफी खराब हो गया था। बिजली कड़क रही थी और तेज आंधी भी चल रही थी। ऐसे में घर के बाहर रहना काफी मुश्किल था, और ज्यादा शोर मचाकर मैं पड़ोसियों को बिल्कुल मालूम नहीं होने देना चाहता था कि हमारे बीच कोई भी झगड़ा हुआ है। मैंने अपने फोन से नित्या को काफी फोन भी किए, पर उसने मेरे कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर तो मैं घर के पास वाले एक पार्क में जाकर बैठ गया, पर फिर कुछ देर बाद दिमाग शांत होने पर मुझे याद आया कि मैं अभी अभी तो ऑफिस से आया था, और घर की एक और चाबी मेरी जेब में ही है। मैंने चेक किया तो चाबी मेरी जेब में ही थी। मैंने आप देखा न ताब, और मैं सीधा घर की ओर भाग पड़ा। रात के कोई 10:30 बजे होंगे, पर लाइट अभी नहीं आई थी। मैंने चुपचाप दरवाजा अनलॉक किया और मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं अपने कदम बिल्कुल धीरे धीरे रख रहा था
कि अगर नित्या सो चुकी हो तो मेरी आवाज सुनकर वो उठ ना जाए। मैंने धीरे से अपने जूते निकाले और मोबाइल की लाइट जला ध्यान से देखा, पर बेडरूम में कोई नहीं था। किचन से कुछ बर्तनों की आवाज आ रही थी तो मैं सीधा वहीं चला गया। किचन के एक कोने में एक मोमबत्ती जल रही थी और नित्या गैस के चूल्हे पर एक बर्तन में कुछ पका रही थी। मैंने उसे नाम लेकर एक दो बार बुलाया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने शाम को हुई अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी, पर फिर भी उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। उसके सारे बाल खुले थे। चूल्हे पर किसी बड़े से पतीले में वो कोई बड़ी सी चम्मच हिला रही थी और साथ ही किसी अजीब सी भाषा में धीरे धीरे घरघराती आवाज में कुछ बोल रही थी। Sitam jabana, sitam jabuna, hey sitam ja, ray ray ray. उसकी आवाज बिल्कुल अलग और बदली हुई लग रही थी। मेरी कुछ समझ नहीं आया तो मैं ये बोला, तुम क्या कर रही हो और क्या बोल रही हो? मैं इतनी देर से घर से बाहर हूं और अब मैं फिर अपने हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा चेहरा बालों से ढका था। इस पर मैंने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा तो वो बड़ी तेज पलटी। उसने एक ही पल में वो चूल्हे पर रखा गर्म पतीला उठाया और मेरे पैरों पर पटक दिया। ये मेरे लिए बहुत ही डरा देने वाला वाकया था। मेरे दोनों पैर बुरी तरह जल गए थे। मैं बहुत तेज चिल्लाया, पर हैरानी की बात ही कि मुझे सुनने वाला कोई नहीं था। मैं रह रहकर चिल्ला रहा था। उसी समय लाइट आ गई और मेरी आंखों के सामने जो पड़ा था वो बड़ा अजीब और डरा देने वाला था। मेरे सामने रसोई की जमीन पर एक पिघला हुआ रबड़ का गुड्डा पड़ा था, जो अब सिर्फ एक गिलगिला सा मांस का लोथड़ा सा लग रहा था। इसे ही ना जाने वो कब से उसे पतीले में उबाल रही थी और नतीजा मेरी आंखों के सामने था। मेरे दोनों मोजे मेरे पैरों से बुरी तरह चिपक चुके थे। मुझे असहनीय दर्द हुआ, इतना दर्द कि मैं वहीं बेहोश हो गया। पर सुबह मेरी आंख अपने बिस्तर पर खुली, जहां पास ही बेड पर बैठी नित्या ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी कंघी कर रही थी। आंख खुलते ही रात का हादसा मेरी आंखों के सामने तैर गया। मैं पूरी तरह सकते में था, पर मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो मेरे मोजे निकाले जा चुके थे और पैर बिल्कुल ठीक थे। अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। नित्या को जैसे ही महसूस हुआ कि मैं जाग गया हूं, तो पल भर में ही वो मेरे पास आई और मेरी तबीयत पूछने लगी। मैंने उससे रात के उस अजीब से व्यवहार के बारे में पूछा तो उसने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया और बोली, वो तो ऐसा कुछ नहीं जानती। मैं भी हैरान था कि रात को जिन पैरों के जल जाने के दर्द से मैं बेहोश हो गया था, वो एकदम ठीक कैसे हो गए। इसके बाद तो ऐसा बार बार ही होने लगा। हमारे बीच कोई भी लड़ाई होने के बाद उसका चेहरा, मोहरा, बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता। वो ऐसे बिहेव करती जैसे कि मुझे जानती ही ना हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, उसका देखने का तरीका काफी भयानक हो जाता और बाद में गुस्सा उतरते ही वो ऐसे दिखाती जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे वो और वॉयलेंट होती चली गई। अब तो छोटी छोटी बात पर अक्सर वो मुझ पर चीजें उठा उठा कर फेंक देती। कई बार मैं बुरी तरह जख्मी हो जाता, पर फिर कुछ देर बाद ही जाने मेरे जख्म कैसे अपने आप ही ठीक हो जाते। देर रात गलती से मेरी आंख कभी कभी खुलती तो मुझे ऐसा सुनाई देता जैसे वो किसी से बात कर रही है। मुझे अब अपने ही घर में बहुत डर लगने लगा था। अब तो उसे घर का कोई काम करना भी पसंद नहीं था और जो जो काम उसके जिम्मे होते वो भी जाने कैसे अपने आप ही हो जाया करते। ऐसा कई बार होता था कि जब भी उसकी कुछ भी खाने की इच्छा होती तो
या तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आने से ऑफिस से लौटते समय मैं ले आया करता, या कोई ना कोई पड़ोसी दे जाता था। घर के बाहर सभी से वो इतने अच्छे से पेश आती कि कोई भी कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता कि वो कुछ भी गलत कर सकती है। पर वो प्रेग्नेंट थी। सोचकर कि कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं किसी से कुछ नहीं कहता था और ऐसा ही दिखाने की कोशिश करता था कि सब नॉर्मल है। एक बार देर रात मैं ऑफिस से लौटने में काफी लेट हो गया और घर पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 12 बज गए। मैंने उसे इन्फॉर्म करने के लिए शाम से ही उसका फोन ट्राई किया था, पर ना तो उसने फोन उठाया और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया। इस बार मैं घर जाते हुए काफी सहम गया था। घर में घुसने से पहले मैंने उसका फोन फिर ट्राई किया तो वो स्विच ऑफ था। मैं चुपचाप अपनी चाबी से ताला खोलकर घर में घुसा और बिना लाइट जलाए या आवाज किए बेडरूम में पहुंचा और देखा तो वो बिस्तर पर सो रही थी। मैं चुपचाप बिना आहट किए जाकर बिस्तर पर लेट गया। मैं डरा हुआ तो था, पर थका हुआ भी काफी था, तो कुछ ही देर में मुझे गहरी नींद आ गई। पर देर रात वही हुआ। मेरी आंख फिर किसी के बात करने से खुली। पहले तो कुछ देर मैं बर्फ सा जमा बेड पर ही लेटा रहा, पर आखिर कोई इस तरह से अपने घर में ही कैदियों की तरह कब तक रह सकता है। हिम्मत कर मैंने धीरे से गर्दन घुमाई तो रात के अंधेरे में जो दिखा उसने मेरा खून जमा दिया। मेरे कमरे में दो साए बैठे बातें कर रहे थे। मैंने सुनने की बहुत कोशिश की पर कुछ सुनाई नहीं दिया। पर मैंने जैसे ही ये हिमाकत की तभी मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। पर नित्या तो मुझसे काफी दूर बैठी थी, तो ये सब कैसे हुआ मेरी समझ नहीं आई। पर फिर थोड़ी और होश आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि उस कमरे में वो दो नहीं बल्कि कई और साए थे, और उन दो सायों की आवाज सुनकर मुझे लगा कि ये दूसरा साया और कोई नहीं बल्कि मेरी मर चुकी मंगेतर की आत्मा ही थी। वो आत्मा लगातार नित्या से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही थी, पर नित्या के रूप में जो वो जिन्न था वो उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। तब मालूम हुआ कि रोज रात वो और किसी से नहीं बल्कि मेरी मंगेतर की भटकती आत्मा से ही बात करती थी। वो रोज रात आकर उससे अपनी रिहाई मांगती थी, पर ये जिन्न किसी की बात मानने वाला कहाँ था। मेरे कमरे में वो दो ही नहीं बल्कि कई और साए मुझे महसूस हो रहे थे। यहाँ वहाँ घूमते, दीवार पर रेंगते, हवा में तैरते हुए वो जैसे पूरे घर को अपने कब्जे में ले चुके थे। डर से शायद मैं बुरी तरह अपने बिस्तर पर चिपका हुआ था। मेरे दोनों हाथ मेरी टांगों के बीच दबाकर अब मुझ में सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर भी जाने कैसे क्या हुआ कि 3-4 मिनट बाद जब डर मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया तो मैं बिस्तर से कूदा और झट से कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही मैं लाइट जलाकर पलटा, नित्या ठीक मेरे एकदम पीछे खड़ी थी। वो एकदम मेरी गर्दन पकड़कर बोली, अब क्या करेगा साले? अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और इसी के साथ उसने मुझे बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। मैंने देखा तो अब वो प्रेग्नेंट नहीं थी। उसका पेट पहले की तरह नॉर्मल था। उसने मुझे खींच कर बिस्तर पर फेंक दिया और जोर से मेरा गला दबाने लगी। इसके साथ ही जाने कैसे उस बिस्तर पर आग लग गई और पूरे कमरे में किसी शैतान की हंसी गूंजने लगी। इसके बाद वो मेरे ऊपर से उठी और कमरे से बाहर चली गई, पर मेरा गला अभी भी किसी ताकत ने दबा रखा था, जैसे किसी ने पूरी तरह से मेरे जिस्म को बुरी तरह जकड़ रखा था। फिर अचानक वो बोझ मुझ पर से हट गया।
और बिस्तर की आग भी बुझ गई। हैरानी ये थी कि बिस्तर पर जलने के कोई निशान नहीं थे। मैं अभी बिस्तर पर पड़ा होश संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि मैंने देखा वो बाहर से अचानक वापस उस कमरे में दाखिल हुई और अंदर कहीं चली गई। मैं सन्न सा खड़ा वहीं सोच ही रहा था कि क्या करूं कि इसके 2 पल बाद ही दोबारा एक बार वो बाहर से फिर कमरे में दाखिल हुई, पर इस बार उसका पेट वापस फूला हुआ था। वो उस कमरे में दाखिल हुई और सीधी अंदर चली गई। काफी देर तक ये खौफनाक जिन्नाती पैंतरे वहां चलते रहे और मैं एक कोने में दबा सा न चाहते हुए भी ये सब देखने को मजबूर था। पर अब मुझ में हिम्मत नहीं बची थी कि अपने ही घर में मैं ये जिन्नाती खेल देखूं। मैंने फैसला किया कि मैं इसी पल किसी तरह घर से भागकर अपनी जान बचाऊं, वरना ये तो पता नहीं आज रात मेरे साथ और क्या क्या करेगी। मैंने सोचा कि मैं घर से भागकर पार्क में चला जाऊंगा और सुबह माँ से सारी बात करूंगा। हिम्मत कर मैं घर से बाहर आ गया। डरा, सहमा, घबराया मैं बाकी की सारी रात घर के पास वाले पार्क में बैठा रहा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण फूटते ही मेरी जान में जान आई। मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म होने को थी। मैंने अपने एक कॉलीग को फोन किया और सीधा उसके घर चला गया। 1-2 घंटे वहीं सोया और नहा धोकर उसके कपड़े उधार लेकर पहन लिए। नाश्ता किया, साथ साथ फोन की बैटरी चार्ज की और ऑफिस आ गया। ऑफिस से फोन कर मैंने माँ को सारी बात बताई, पर माँ पहले तो बिल्कुल विश्वास करने को तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि इतनी बड़ी बात कोई झूठ कैसे बोल सकता है। फिर भी कुल मिलाकर वो कंफ्यूज सी ही थी। मेरे बार बार कहने पर वो एक बार फिर मेरे पास आने को तैयार हो गई। इस बीच नित्या का फोन बार बार मेरे फोन पर आ रहा था, पर मैं पहले तो माँ से बात करने में बिजी था और बाद में मैं जानबूझकर वो फोन उठाना नहीं चाह रहा था। दरअसल मैं भी बुरी तरह कंफ्यूज था कि आखिर उससे क्या कहूं। फिर भी कुछ तो कहना ही था। मैंने फोन उठाकर ऑफिस में जरूरी काम का बहाना बनाया, पर वो अब पूरी तरह अपने रूप में आ चुकी थी। झूठ बोलकर तू बच जाएगा साले, मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर उसने फोन रख दिया। इसके बाद माँ ने भी उसका फोन कई बार ट्राई किया, पर उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। डर के मारे उस रात भी मैं अपने दोस्त के यहां ही सोया। अगली दोपहर तक माँ भी वहां पहुंच गई थी। उस रात माँ के साथ मैं एक होटल के कमरे में रहा। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि अपना घर होते हुए भी मैं वहां नहीं जा पा रहा था। माँ भी काफी दुखी थी कि एक तरफ वो खुशी का इंतजार कर रही थी और ये अचानक कितने अजीब से हालात हो गए। फिर भी हिम्मत करके मैंने अपनी खोज जारी रखी। किसी तरह अपने ऑफिस में ही अपने 1-2 क्लोज कोलीग से पूछते पूछते मुझे एक बड़े मौलवी थे, उनका फोन नंबर मिला। पहली फुर्सत में ही बिना कोई देर लगाए अगले दिन मैं अपनी माँ को लेकर उनके पास पहुंच गया। पहले तो सारी बात उन्होंने बाहर अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ही सुनी, पर पूरा वाकया जानने के बाद वो हमें अंदर एक दूसरे कमरे में ले गए। वहां बड़ा भयानक सा वातावरण था। कई छोटे बड़े पिंजरों में कई पक्षी जैसे उल्लू, तोते, मुर्गे, कौवे रखे थे और कुछ में छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश, चूहे, सांप वगैरह। उनके दालान में 4-5 बकरे भी बंधे थे, जिन्हें मैं अंदर आते समय देखता आया था। अंदर कमरे में मौलवी साहब जमीन पर रखे एक चौड़े से तख्त पर जाकर बैठ गए। उनके सामने बड़े बड़े 4-5 काले से चट्टानी पत्थर रखे थे। कमरे में बड़ी अजीब सी बदबू फैली थी। उन्होंने पास रखा एक तसला उठाया
और अपने सामने 2 बड़े पत्थरों पर टिका दिया। पास में रखे एक जग से तसले में थोड़ा पानी डाला और मुझे इशारे से खरगोश वाला पिंजरा लाने को कहा। उन्होंने एक झटके से उस पिंजरे में से एक काला खरगोश निकाला और उसे कसकर गर्दन से पकड़ लिया। इसके बाद पास ही पड़ा एक पैना चाकू उठाकर उस खरगोश की गर्दन में एक चीरा लगाया। उसके गले से खून की एक धार फूट निकली। वो फड़फड़ाने लगा। इसके बाद कुछ बुदबुदाते हुए उन्होंने मुझे आगे अपने पास बुलाया और मुझसे तसले में झांकने को कहा। बोले, ध्यान से देख, यही है। मैं थोड़ा शक पकाया तो वो गुस्से से बोले, जल्दी कर, ज्यादा वक्त नहीं है। जब तक इसकी गर्दन से गर्म खून इसमें टपक रहा है तभी तक अक्स बनेगा। इसकी जान निकलते ही तमाशा खत्म। मैंने झिझकते हुए बड़ी हिम्मत कर उस पानी में देखा तो मुझे नित्या का हल्का हल्का चेहरा दिखा। वो काफी भयानक और अजीब लग रहा था। एक पल बाद ही उसमें मेरी मंगेतर का अक्स भी उभर आया। इस पर मैंने मौलवी साहब की ओर देखा तो वो बोले, हाँ, मैं जानता हूं तेरे करीब की एक रूह भी है उसकी कैद में। तेरी माँ तुझे इस रिश्ते के लिए मनाने के लिए एक काले जादू करने वाले के पास गई थी। आप गई थी ना? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सन्न सिखड़ी हम दोनों को देख रही थी। देखिए बहन, ये जिन्न वहीं से आपके साथ चिपक लिया था और जब आपने वो मंत्र बोलकर अपने बेटे को सुपुर्द किया तो ये जिन्न सीधा उस लड़की के रूप में इसके साथ आ गया। इसके बाद काफी देर उनसे हमारी इस बारे में बात होती रही। उन्होंने समझाया कि ये काफी खतरनाक जिन्न है। एक शमशान, एक कब्रिस्तान में और चौक पर एक साथ 3 बकरों की बलि देनी होगी और गर्दन तुम्हारे घर की दिशा में जहां उस दिन जिन्न ने डेरा डाला हुआ है, जहां उस जिन्न ने डेरा डाला हुआ है उस ओर फेंकनी होगी। इसके ठीक 3 दिन बाद तुम्हारे घर के बीचों बीच एक और बकरा काटा जाएगा और उसका खून जमाकर जिन जिन रास्तों पर तुम जिन्न के साथ चले हो वहां चींटे डालकर आने होंगे। इस सब काम में कोई लाख सवा लाख रुपए का खर्च आएगा। ये काम काफी खतरनाक है, जानलेवा है, पर अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें करना ही होगा, वरना अब वो किसी भी रूप में किसी भी वक्त तुम्हें कहीं भी मिलकर कुछ भी करवा सकता है। और समझ लेना, एक बार उसने कुछ कह दिया तो तुम लोग मना नहीं कर पाओगे। आज जुम्मे की रात है, हो सके तो आज रात ही 3 बकरे ज़िबा कर देते हैं और अगला मंगल की रात को तुम्हारे घर पर। अगर आज रात सब ठीक रहा तो आज ही वो तुम्हारा घर छोड़कर चला जाएगा, पर उसका खतरा तब तक बना रहेगा जब तक तुम्हारे घर में एक आखिरी बकरे को कुर्बान नहीं कर दिया जाता। दोस्तों, मजबूरन जिंदगी को बचाने के लिए हमें ये सब करने पर मजबूर होना पड़ा। वो 3 रात कैसे निकली मैं और माँ ही जानते हैं। पहले 3 बकरे तो मौलवी साहब ने अपने इंतजाम से कटवा दिए, पर आखिरी बकरा घर में काटते समय माँ और मुझे दोनों को मौजूद रहना था। उसे काट कर उसका खून तो हमने बोतलों में भर लिया, पर माँ उस वाकये को याद कर कई दिन बीमार रही और उल्टियाँ करती रही। उस रात के बाद हमने कभी भी नित्या का कोई निशान अपने आसपास नहीं देखा। घर में पहले आने वाली खौफनाक आवाजें अब बंद हो चुकी थी, पर जिंदगी पर छाया अंधेरा अभी छटा नहीं था, या यूं कहें कि अब मुझे अंधेरों के साथ जीने की आदत डालनी थी। हालात मेरे भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। मैं भी पूरा हफ्ता बीमार रहा। पूरा बदन टूटता सा रहता था और रह रहकर बुखार आता था। साथ ही साथ काफी डिप्रेशन हो गया था। मेरा मन इतना खराब हो गया कि मैं वहां से नौकरी छोड़कर माँ को लेकर घर खाली हाथ वापस तमिलनाडु में आ गया और अब यहीं रहता हूँ। आधे दिन की जॉब और साथ साथ फ्रीलांस कर लेता हूँ, पर अब अकेला रहना ही पसंद करता हूँ। दोबारा शादी करना या किसी और लड़की से अफेयर करने की हिम्मत नहीं है मेरी।
मैं बस अपने साथ गुजरी अपनी आप बीती आप सब तक पहुंचाना चाहता था। बताना चाहता था कि आज विज्ञान के युग में भी ये सब होता है। आप सब कभी इन काले जादू या जादू टोने के चक्कर में न पड़ें। अपना जीवन सादगी में जिएं और जितना मिला है उसमें खुश रहें। और ऊपर वाले से दुआ करें, भूत प्रेत जिन्न होते हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब आपको कभी ना मिले।